2 काली और 3 गोरी बहू की दिवाली की रंगोली। अमित और तुषार अपनी काली गर्लफ्रेंड से शादी करके उन्हें घर पर ले आते हैं, जहां उनकी माँ उनसे पूछती है, तुम दोनों के साथ ये दोनों कौन है? माँ, दरअसल ये दोनों हमारी पत्नियां हैं। हम लव मैरिज करके घर पर आए हैं। आज से ये दोनों आपकी बहू हैं। लाजवंती दोनों की काली शक्ल देखते ही गुस्से में आग बबूला हो जाती है और अपने दोनों बेटों से कहती है, मेरी परमिशन लिए बिना ही तुमने शादी कर ली और इन काली कलोटियों को इस घर पर ले आई। ये दोनों मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। अपनी पत्नियों के लिए काला शब्द सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है, जिसके चलते वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश करते हैं। इनका रंग काला है तो इसमें इसका क्या कसूर है? और काले रंग वाले क्या इंसान नहीं होते? हमारी पत्नियां बहुत संस्कारी हैं और समझदार हैं। ये दोनों बहनें हैं, दोनों के अंदर संस्कार भी बहुत अच्छे हैं। मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। जाओ, इन दोनों को यहाँ से ले जाओ। ऐसी बात है तो ठीक है, अब हम अपनी पत्नियों के साथ ही रह लेंगे। हम जा रहे हैं इस घर से। वो दोनों अपनी पत्नियों का हाथ पकड़कर वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी ऑफिस से उन दोनों के तीनों बड़े भाई भी वहाँ पहुँच जाते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? और ये दोनों कौन हैं? क्या कोई हमें समझाएगा कि ये सब चल क्या रहा है? लाजवंती बड़ा चढ़ाकर अपने तीनों बेटों को तुषार और अमित की हरकत के बारे में बताती है, जिसे सुनकर लाजवंती के तीनों बेटे कहते हैं, माँ, अब इनकी शादी हो चुकी है। ये आप भी बदल नहीं सकती और हम भी नहीं बदल सकते। और फिर अपनी पसंद से शादी करना तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम हमें पता तो होगा कि हमारी पत्नी कैसी है। आपने हमारी शादी ऐसी लड़कियों से करवाई है जो सुंदर तो है, लेकिन न तो उनके अंदर कोई गुण है और न कोई संस्कार है। तुम चारों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलो घर के अंदर चलो। तुषार, अमित, अपनी पत्नियों को अपने कमरों में लेकर जाओ। रवि सबसे बड़ा बेटा होता है, जिसके चलते वो अपने बड़े भाई की बात मानकर अपनी पत्नियों को अपने कमरे में ले जाते हैं और ना चाहते हुए भी लाजवंती अपने बड़े बेटों की बात को इनकार नहीं कर पाती। इसी के चलते उसकी गोरी बहुएं जब अपनी काली देवरानियों को देखती हैं तो उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाना शुरू कर देती हैं। हे भगवान, बस इसी दिन की कमी रह गई थी इस घर के अंदर। हमारे देवर को लड़कियों की कमी पड़ गई थी क्या इस दुनिया में? लड़कियों का क्या अकाल पड़ गया था जो इन्हें ये काली कलोटियां ही पसंद आई? मुझे तो समझ ही नहीं आता क्या सोचकर इन्होंने इतनी काली लड़कियों से शादी की है। अरे ये तो इस घर में क्या हमारी देवरानी कहलाने के लायक तक नहीं है। वो तीनों आपस में बातें कर ही रही होती हैं कि ये सारी बातें लाजवंती सुन लेती है, जिसके चलते उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और दिन गुजरते हैं। अब दिवाली आने वाली होती है, जिसके चलते लाजवंती अपनी तीनों गोरी बहू को दिवाली की शॉपिंग के लिए ले जाने लगती है। तुम तीनों ही इस घर की रौनक हो। तुम्हारे चेहरे से तो ये पूरा घर चमकता है, इसीलिए मैं तुम्हें इस दिवाली की शॉपिंग करवाने ले जा रही हूँ। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी आते हैं माँ जी हम लोग। अरे पागल, भूल गई क्या? आज हमें पार्टी में जाना है। आज हम लोग शॉपिंग पर नहीं जा सकती। सॉरी माँ जी, हमें माफ करना। आप अकेले ही शॉपिंग पर चली जाओ। मुझे भी याद आया, चलो चलकर पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं। लाजवंती की तीनों गोरी बहुएं अपने कमरों में जाकर तैयार होने लगती हैं, जिसके चलते लाजवंती को अकेले ही शॉपिंग के लिए जाना पड़ता है। जाने से पहले वो अपनी दोनों काली बहू से कहती है, अभी तो मैं बाजार जा रही हूँ। मेरे आने से पहले घर के सारे काम हो जाने चाहिए। घर की अच्छे से साफ सफाई हो जानी चाहिए, क्योंकि दिवाली पर लक्ष्मी पूजन होगा और मैं नहीं चाहती कि घर के अंदर जरा भी गंदगी हो। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहती हैं वैसा ही होगा। माँ जी, आते वक्त घर को सजाने का सामान भी लेते आइएगा। हाँ हाँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे अपने घर के लिए और अपनी तीनों गोरी बहू के लिए क्या लेकर आना है। तुम दोनों काम पर ध्यान दो। ऐसा कहकर लाजवंती वहाँ से चली जाती है। वो बाजार से घर को डेकोरेट करने का सारा सामान और उसके साथ एक डायमंड की शॉप से 3 डायमंड के नेकलेस बनवा कर भी लाती है। ये तोहफे मैं अपनी तीनों गोरी बहू को दिवाली वाले दिन दूंगी। फिलहाल तो मुझे ये संभाल कर घर पर ही रखने होंगे। जब लाजवंती आती है तो उसकी दोनों काली बहू घर की साफ सफाई कर रही होती हैं, तो वहीं उसकी गोरी बहुएं इस वक्त शराब के नशे में घर पर वापस लौट रही थी। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम, बंगले के नीचे है ताला, घुसू कहाँ से मिसाला, लैला खिड़की खुली है, खिड़की के नीचे है नाला, खिड़की पे कोई खड़ा है, लैला कटा का भिड़ा है, मजे उड़ाती है मेरी मोहब्बत की जान बूझ के। ओ मेरी जा, ओ मेरी जा, मेरे को मजनू बना के, कहाँ जल्दी
प्यार की पुंगी बजा के। अरे बस कर बस, तेरी इस बकवास गाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इतना वाहियात गाती है कि कोई भी तेरा गाना सुनकर तो बेहोश ही हो जाए। तभी उन तीनों को नशे की हालत में देखकर काव्या और सलोनी कहती हैं, अरे ये क्या, तुम तीनों ने पी रखी है? तुम तीनों जेठानियां होकर भी शराब पीकर घर पर आई हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर घर में माँ जी ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो उन्हें कैसा लगेगा? ओह हेलो श्रीमती ब्लैक ब्यूटी, हमें बोलने वाली तुम कौन होती हो? आज तक हमारी सास ने हमें ऐसा नहीं बोला और तुम हमें शराब के लिए टोक रही हो। हमारा जितना मन करेगा हम उतनी पी कर आएंगे। इतनी बिगड़ी हुई हो, काश उतनी ही संस्कार तुम्हारे अंदर होते तो अच्छा होता। तुम्हें क्या लगता है तुम गाली गलौटी हमसे बेहतर हो? अरे तुम जैसे को कुछ नहीं आता, हमें बहुत कुछ आता है। तभी वहां पर लाजवंती आ जाती है। उसके साथ साथ पांचों बेटे भी ये तमाशा देख रहे होते हैं। ये देख रही हो तुम, हमने सजाया है, इसकी साफ सफाई भी हमने ही की है और कल हम रंगोली भी बनाने वाले हैं। इससे पता चलता है कि हम कितने संस्कारी हैं। रंगोली बनाने का काम कौन सा बहुत बड़ा है? ये इस काम में कोई बाहर तोड़ने पड़ते हैं क्या? ये तो हम भी कर सकते हैं। हमसे अच्छी रंगोली तुम बना ही नहीं सकती। अगर बना दी तो? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, एक कंपटीशन हो ही जाए। अगले दिन दिवाली पर काली और गोरी बहू का ग्रुप बनता है और वो रंगोली बनाने लगती हैं। क्या बवाल है, ये मुझसे नहीं हो रहा। इससे अच्छा तो हम बाजार से ही रंगोली लाकर चिपका देते हैं। लाजवंती की तीनों गोरी बहू इतनी आलसी थी कि वो बाजार से लाकर रंगोली चिपका देती हैं। इसके बाद दिवाली वाले दिन जब घर पर मेहमान आते हैं तो सभी काली और गोरी बहू की रंगोली देखकर कहती हैं, अरे लाजवंती, तेरी काली बहू तो बहुत ही ज्यादा संस्कारी है। उन्होंने कितनी अच्छी फूलों से और कितने अच्छे रंगों से रंगोली बनाई है, कितनी प्यारी लग रही है। और यहाँ जरा अपनी इन गोरी वाली बहू को देखो, इन्हें तो पार्टी और घूमने के अलावा कुछ नहीं आता। हाँ बहन, तुमने सही कहा, चलो लक्ष्मी पूजन करते हैं। सबके सामने लाजवंती की गोरी बहू का मुंह उतर जाता है। लक्ष्मी पूजन के बाद वो अपनी काली बहू को डायमंड का नेकलेस देती है। वैसे तो मैं ये डायमंड के नेकलेस अपनी गोरी बहू के लिए लेकर आई थी, लेकिन ये तीनों इस लायक है ही नहीं, इसीलिए मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। लाजवंती अपनी काली बहू को डायमंड के नेकलेस देती है, जिसके चलते उसकी तीनों गोरी बहू को अपनी गलती का एहसास होता है। माफ कर दीजिए माँ जी, हमने अपनी गलती का एहसास किया है। आपने सही कहा, हम किसी का लायक नहीं है, लेकिन एक मौका दीजिए, हम सुधरना चाहते हैं। लाजवंती अपनी तीनों गोरी बहू को सुधरने का मौका देती है, जिसके बाद लाजवंती अपनी पांचों बहुओं के साथ दिवाली सेलिब्रेशन करती है। बम पटाखे जलाती है। दिवाली की खत्म होने के बाद गोरी बहू लाइन पर आ जाती हैं और संस्कृति अपना लेती हैं, जिसके बाद सभी खुशी से रहने लगते हैं। अमीर और गरीब बहन की दिवाली। माँ, आज दिवाली है, देखो मेरे सभी दोस्त पटाखे जला रहे हैं, मुझे भी पटाखे जलाने हैं। बेटा, अभी थोड़ी देर में पापा आने वाले हैं, वो तुम्हारे लिए आते हुए पटाखे लेकर आएंगे, फिर तुम भी अपने दोस्तों के साथ पटाखे जलाना। सच्ची माँ? हाँ बेटा, सच्ची। चलो अब मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। इतना बोलकर गहना अपने बेटे बबलू को घर के अंदर ले जाती है और खाना खिलाने लगती है कि तभी वहाँ गहना का पति कुमार आ जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, आप मेरे लिए कौन कौन से पटाखे लेकर आए हैं? पता है, मेरे सभी दोस्त कब से पटाखे जला रहे हैं। जल्दी से मुझे मेरे पटाखे दो ना, फिर मैं भी अपने दोस्तों के साथ पटाखे जलाऊंगा। गहना, आज भी मालिक ने मुझे पैसे नहीं दिए। दीपावली के दिन भी उन्होंने हम सब मजदूरों को खाली हाथ घर भेज दिया। इसका मतलब आप इस साल भी दिवाली पर मेरे लिए पटाखे नहीं लेकर आए ना? आप बहुत बुरे हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। इतना कहकर बबलू रोता हुआ वहां से भाग जाता है। कितना लाचार बाप और पति हूँ मैं, जो दिवाली जैसे त्योहार पर भी अपनी पत्नी और बच्चे को किसी चीज की खुशी नहीं दे पाता हूँ। आप ऐसा मत बोलिए, बबलू अभी छोटा है, इसलिए उसे इन चीजों की समझ नहीं है। बड़ा होते होते वो सब समझ जाएगा।
आप फिक्र मत करिए, सब कुछ ठीक होगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। गहना का पति कुमार अपने गांव में बनी एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करता था और मिलने वाली महीने भर की कम तनख्वाह से ही अपने घर का गुजारा चलाया करता था। शादी के बाद ये गहना की चौथी दिवाली थी। जब से गहना की शादी हुई थी तब से गहना ने दिवाली पर एक नई साड़ी भी नहीं पहनी थी और ना ही कोई नया गहना। ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं। सुनिए जी, ये हमारे पड़ोस वाले घर में ट्रक भरकर कितना सारा सामान आया है। लगता है कोई अमीर परिवार यहाँ रहने आया है। हाँ गहना, मुझे भी यही लग रहा है। लेकिन हमारे बगल वाला घर तो काफी बड़ा और महंगा है। इन लोगों के पास कितने पैसे होंगे जिन्होंने यह घर खरीदा है? चलिए एक काम करते हैं, अपने नए पड़ोसियों से मिलकर आते हैं। गहना और कुमार जैसे ही अपने नए पड़ोसियों से मिलने उनके घर जाते हैं तो गहना अपने नए पड़ोसी को देखते ही हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी नई पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बहन सोनम होती है। सोनम, तुम यहाँ? हाँ, वो क्या है ना, मेरे पति का यहाँ ट्रांसफर हुआ है इसलिए हम यहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन तुम भी यहीं रहती हो, ये मुझे नहीं पता था। वैसे जो हमारे घर के बगल में वो छोटी सी झोपड़ी है वही तुम्हारा घर है? हाँ सोनम, वही मेरा घर है। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि तुम हमारे पड़ोसी बनकर यहाँ पर आई हो। अब तो मैं अपनी बहन से जब चाहे तब मिल सकती हूँ। मम्मी मम्मी, ये आंटी कौन है? बेटा, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। अब जब भी तुम्हें खेलना हो तुम बबलू के साथ खेल लेना। गहना, ये तुम क्या कह रही हो? अब मेरी बेटी क्या तुम्हारे बेटे के साथ खेलेगी? भले ही हम दोनों बहनें हों, लेकिन अब हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ मैं इतने अमीर घर की मालकिन और कहाँ तुम झोपड़पट्टी में रहने वाली। अपने बेटे को मेरी बेटी से दूर ही रखना। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी भी तुम्हारे बेटे की तरह इस गांव की गंदी मिट्टी में खेले और तुम लोगों की तरह बन जाए। मानसी, अपने कमरे में जाओ। लेकिन माँ। कहा ना, अपने कमरे में जाओ। अपनी सगी बहन के मुंह से अपने परिवार के लिए ऐसी बातें सुन गहना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चली जाती है। गहना और सोनम दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से होती हैं, लेकिन जहां सोनम की शादी अमीर परिवार में तय हो जाती है वहीं गहना की शादी एक गरीब परिवार में तय हो जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और कई महीने बीत जाते हैं। तुम सब लोग कान खोल कर सुन लो। कुछ दिनों में दिवाली है। पूरे घर को लाइट्स और फूलों से अच्छे से सजा देना जैसी कोई दुल्हन हो। और तुम दिवाली पर मेरे घर में सबसे अच्छी रंगोली बननी चाहिए। दिवाली की तैयारी में किसी भी चीज की कमी ना रह जाए। मैम साहब, आप बेफिक्र रहिएगा, हमारे काम में आज तक कोई कमी नहीं आई है। आपका यह पूरा का पूरा महल जैसा घर हम बिल्कुल तारों की तरह टिमटिमा देंगे। जहां एक तरफ सोनम लाखों रुपए खर्च करके दिवाली पर अपने पूरे घर की डेकोरेशन करवाती है, वहीं दूसरी तरफ। माँ, आप ये कागज से क्या बना रही हो? बेटा, मैं कागज से लड़ी बना रही हूँ। हम इन कागज की लड़ियों से अपना पूरा घर सजाएंगे और इन मिट्टी के दिए को हम अपने घर के बाहर जलाएंगे। माँ, मुझे भी दो ना, मैं भी कागज की लड़ी बनाऊंगा। जिसके बाद दोनों माँ बेटे बैठकर कागज की लड़ियां बनाने लगते हैं कि तभी वहां सोनम आती है। अरे सोनम, तुम यहाँ आओ, अंदर आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। मैं यहाँ चाय पीने नहीं आई हूँ। ये लो, सफाई के समय मेरी कुछ पुरानी साड़ियां निकली हैं और कुछ इनके कपड़े, तो सोचे तुम्हें दे दूं। वैसे भी तुम्हारी इतनी हैसियत कहाँ कि तुम इतनी महंगी साड़ियां पहन सको। थोड़ी पुरानी है लेकिन काफी महंगी है। सोनम, इसकी क्या जरूरत थी? हम लोग पुराने कपड़ों में ही हंसी खुशी अपनी दिवाली मना सकते हैं। अरे कोई बात नहीं, रख लो। कम से कम एक दिवाली तो तुम्हारी अच्छी खासी गुजरेगी। और ये क्या, तुम ये कागज की लड़ियां बना रही हो? लगता है तुम्हारे पति के पास इतने पैसे भी नहीं कि वो तुम्हें लाइट ला कर दे सके। अब हमारा घर देख लो, पूरे गांव में सबसे ज्यादा सुंदर लग रहा है, मानो जैसे जहां के सारे तारे आकर हमारे घर पर बैठ गए हो। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे दिवाली की और भी बहुत सारी तैयारी करनी है। इतना बोलकर सोनम वहां से चली जाती है और ऐसे ही 3-4 दिन और गुजर जाते हैं और दिवाली का दिन आ जाता है। सोनम का घर लाइट से जगमगा रहा होता है, वहीं गहना का घर ऐसा लग रहा होता है कि मानो आकाश में कोई हल्का हल्का तारा चमक रहा हो। सोनम अपनी बेटी के साथ पटाखे जला रही होती है, वहीं बबलू अपनी माँ के साथ खड़ा खड़ा ये सब देख रहा होता है। अरे आज तो घर पहुंचने में काफी देरी हो गई, जल्दी से गाड़ी चलाता हूँ वरना बहुत लेट हो जाऊंगा।
सोनम का पति रंजीत लेट ना हो जाने की वजह से बहुत तेज गाड़ी चला रहा होता है, लेकिन तभी रंजीत की गाड़ी डिसबैलेंस होती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में रंजीत तो बच जाता है, लेकिन वो गाड़ी के अंदर ही फंसा रह जाता है और तभी वहां से कुमार गुजरता है। अरे कोई बचाओ, मुझे मदद करो, मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। अरे ये क्या, लगता है किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। अरे रंजीत तुम? अरे कुमार, मेरी मदद करो, मैं गाड़ी के नीचे फंस गया हूँ। अगर मैं यहाँ से नहीं निकला तो ये गाड़ी कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। तुम घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहकर कुमार अपनी पूरी जान लगाकर रंजीत को उस गाड़ी के नीचे से निकालने की कोशिश करता है, जिससे आखिरकार रंजीत गाड़ी के बाहर निकल ही आता है। रंजीत जैसे ही उस गाड़ी से बाहर निकलता है तो फौरन ही वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, जिसके बाद रंजीत और कुमार अपने घर आते हैं। ये आपके कपड़ों को क्या हुआ? आपके कपड़े इतने गंदे क्यों हो रहे हैं? और ये आपके हाथ से खून कैसा? आप ठीक तो है ना? अगर आज सोनम के पति कुमार नहीं होते तो मेरी ये आखिरी दिवाली होती। घर आते समय मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और मैं गाड़ी के नीचे ही फंस गया था। अगर कुमार समय पर ना आकर मुझे उस गाड़ी से बाहर निकालता तो गाड़ी के ब्लास्ट होने के साथ ही मैं मर जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते तो आज मेरा सुहाग मेरे साथ ना होता। गहना, मुझे माफ कर दो। अमीरी के घमंड में आकर मैं अपने सारे रिश्ते नाते ही भूल गई थी। मैंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार के साथ अच्छा नहीं किया। हमेशा अपनी अमीरी का घमंड दिखाकर तुम्हारे परिवार वालों की बेइज्जती की। अगर आज तुम्हारे पति ना होते तो ना जाने कैसा अनर्थ हो जाता। मुझे माफ करना। मेरी बहन, दिवाली जैसे शुभ मौके पर तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरी बहन का प्यार मिल गया, यही मेरे लिए काफी है। चलो अब अपने आंसू साफ करो। अब हम सभी लोग मिलकर दिवाली बनाते हैं। जिसके बाद दोनों बहनें एक दूसरे से गले मिलती हैं और दोनों परिवार मिलकर दिवाली का त्योहार बनाते हैं।